कंपाउंड हमारा अभी चल रहा है चैप्टर, उसमें चैप्टर को पहले नाम लिख लेते हैं, क्या हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज इसका लास्ट क्लास है क्योंकि 2 या 3 ही टॉपिक रह गए हैं इसमें, एक तो कलर बताना है। तो देखो स्टार्ट कर देते हैं। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना वो कलर शो करते हैं, कलर प्रॉपर्टी उनमें पाया जाता है। ठीक है, देखो जनरली इसका जो कलर शो करने का कलर क्यों शो करता है ये बता देती हूँ पहले, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। अब डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, देखो कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लो कॉम्प्लेक्स हो गया एक, इस पर जब लाइट पड़ेगा ना, जब कोई लाइट इस पर इंसिडेंट होगा तो ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास एब्जॉर्ब करता है। अब लाइट में भी 7 तरह के रेज होते हैं, आपको पता होगा, गामा रे, एक्स रे, फिर यूवी विजिबल रे, उसके बाद इंफ्रारेड, ऐसे करके आते हैं ना। तो उनमें से देखो एब्जॉर्ब कौन सा लाइट करेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी का, एब्जॉर्ब विजिबल रेंज फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करने वाला, विजुअल रेंज से। अगर देखो विजुअल रेंज से जब एब्जॉर्ब करेगा इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो हमें कलर शो होगा ना। अगर विजुअल रेंज से अगर ये जो कॉम्प्लेक्स है एब्जॉर्ब नहीं करेगा लाइट को तो फिर हमें कलर दिखेगा ही नहीं, वो तो इनविजिबल हो जाएगा। अब हमें दिखने के लिए दिखता क्यों है, क्योंकि वो विजिबल रेंज से फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किए रहता है। अब देखो अब ये एनर्जी को मान लो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका करता क्या है एब्जॉर्ब करके। कॉम्प्लेक्स का हमें पता है, कॉम्प्लेक्स का जब डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हम किए थे तो क्या हुआ था, ऑक्टाहेड्रन में यदि बात कर ले तो कॉम्प्लेक्स स्प्लिट हुआ था हमारा, इसका डी ऑर्बिटल्स जो है, डी ऑर्बिटल ईजी और T2G में स्प्लिट हुआ था ना, ये हुआ हमारा T2G और ये हुआ हमारा EG। अब क्या हो गई, ये जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी, सॉरी वाई ही रहेगा मिला देने से, देखो फ्रीक्वेंसी जो इसने एब्जॉर्ब किया है, इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें यहाँ पे है, मान लो इसके लोअर डी और ये जो है ऑर्बिटल T2G वो लोअर एनर्जी का है ना, तो इसको क्या कहेंगे कि ये लोअर डी एनर्जी ऑर्बिटल है, ओके, और ये हायर एनर्जी पोसेस कर रहा है। Eg जो हमारे पास आ रहा है वो हायर एनर्जी का हो रहा है और T2G जो आ रहा है वो लोअर एनर्जी का हो रहा है। जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट का मतलब कि यहाँ से ट्रांसफर होता है, यदि ये इलेक्ट्रॉन जो T2G में प्रेजेंट है अगर यहाँ से ये ट्रांसफर होकर अपर वाले एनर्जी और वाले ऑर्बिटल में जाएगा तो इसी को कहते हैं डी ट्रांजिशन, क्योंकि है तो ये भी डी का ही ऑर्बिटल और ये भी डी का ही है, इसी वजह से इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। बात समझ आ गया कि अगर आपके बुक में जो या सिलेबस में दिया हुआ डी ट्रांजिशन तो डी ट्रांजिशन का मतलब यही होता है कि इसके T2G से EG में जा। अब एग्जांपल कोई ले लो मान लो, और एक बात जैसे ये कलर की बात कोई ना, ये तो हो गया ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है इसी वजह से कलर प्रॉपर्टी हमें शो होता है। अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स ना रेड कलर का है, सॉरी अगर ये कॉम्प्लेक्स लाइट जो विजिबल, अच्छा विजिबल रेंज में जो लाइट होते हैं वो 7 कलर के होते हैं ना, जो रेनबो का हम कलर पढ़ते हैं, रेनबो क्या पढ़ते हैं 7 विद ग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, यही होता है। इसमें से ना ये सिर्फ इंडिगो वाला ना हटा देना, ठीक, ये 6 कलर हो गए विजिबल वाले। अगर वो रेड कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रेंज से, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यदि वो एब्जॉर्ब कर रहा है कॉम्प्लेक्स ना, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्ब्ड कलर, एब्जॉर्ब्ड कलर। तो हम रेड कलर का एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो रेड कलर का नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा हमें, ग्रीन कलर का, ठीक है। रेड कलर एब्जॉर्ब किया
लेकिन दिखा किस कलर का, ग्रीन कलर। तो ये हुआ हमारा सीन कलर। सीन का मतलब जो हमें दिख रहा है। ओके, अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि मान लो येलो कलर इसने ऑब्जर्व कर लिया, तो हमें कैसे पता कि कौन से कलर का होगा। एक सेम कलर को ही ना बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। देखो इसके लिए ना एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना लेना, सर्कल को ऐसे डिवाइड कर लेना, उसमें 6 बॉक्सेस बन जाए, बॉक्सेस कह सकते हैं। देखो सर्कल ड्रॉ करना और 6 पार्ट में उसको डिवाइड करना, एक एक करके ना लाइन से फिल करते जाना। पहले क्या है हमारा, वॉयलेट कलर है, वी लिख दो। आई को तो लेना नहीं है, मतलब ये जो इंडिगो कलर है इसको तो लेना नहीं है। उसके बाद बी है ब्लू, जी ग्रीन, उसके बाद वाई येलो, ऑरेंज, रेड। देखो इसके जस्ट रेड कलर एब्जॉर्ब किया है ना, क्या लिखी हूँ, ग्रीन। तो देखो रेड कलर कहाँ है, यहाँ है। एब्जॉर्ब क्या करेगा, जस्ट इसके सामने वाला कलर। रेड के सामने क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है ना। एब्जॉर्ब किया रेड कलर, सीन हुआ हमारा ग्रीन कलर। उसके जस्ट सामने वाला जो होगा कलर, उस वही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो बोली कि मान लो येलो कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, फ्रीक्वेंसी जो लाइट है यदि येलो कलर का एब्जॉर्ब करेगा तो दिखेगा किस कलर का, जस्ट इसके अपोजिट चले जाओ, सामने क्या है, वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर का वो कंपाउंड दिखेगा हमें। बस ऐसे ही। अब ये भी एक चीज ये भी हो सकता है कि अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या दिखेगा, येलो कलर, ठीक है। बस इस पाई चार्ट को याद रखना, कलर कॉम्बिनेशन आप इजीली बता दोगे। एक और चीज, अगर पूछे कि ट्रांजिशन कौन से ऑर्बिटल से कौन सा हो रहा है, मान लो कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में पूछे तो क्या लिखेंगे। इतना दूर में जाके पहले एक क्वेश्चन के थ्रू समझो। देखो मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास, कॉम्प्लेक्स मैं देख लेती हूँ, TiS2 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। TiS2 6 3 पॉजिटिव। देखो यहाँ पर टाइटेनियम का कंपाउंड लिया गया, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पे टाइटेनियम का ऐसे अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आउटर मोस्ट सेल का देखें हम, जो वैलेंस सेल इसका है क्या होगा, 4s2 3d2 होगा ना। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है, मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन पहले कैसे कहाँ से हटाएंगे, पहले तो एस से हटाते तो ये 0 हो गया। सेकेंड टाइम 3 हटाने में तो 2 और 1 इसमें से हटा देंगे तो 3d1। बस इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया है। अब देखो जब स्प्लिटिंग कराए थे या फिर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट बता रही थी, उसमें बताई थी ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड किस में चेक करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे भी चेक कब करेंगे, जब D4 से D6 होगा। तो यहाँ पर D4 से D6 तो है नहीं, D1 दिया हुआ, मतलब इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। रीजन देखो, स्प्लिट होगा, कैसे स्प्लिट होगा ये पहले इजी, उसके बाद ये T2Z, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है यहीं पे आके रह जाएगा। जो ये वीक फील्ड और क्या बोलते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट जो हम लेके आते हैं वो तो 4th इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ना। 4th वाला इलेक्ट्रॉन मान लो 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले, ये तो फिक्स है कि 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले यही पे आने हैं। चौथा वाले में हमें दिक्कत होता है ना कि इसमें फिल करें या फिर इसी में फिल कर दें। तो इस वजह से D4 से लेकर D6 में कंफ्यूजन रहता है, बाकी सब में नहीं रहता है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे T2Z में आ गया। जब ट्रांजिशन होगा, एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ऑर्बिटल इस कॉम्प्लेक्स के लिए बनाया है। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब, इसका ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिट हो जाएगा ऊपर वाले हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। ऊपर में पहुंच गया। अब देखो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इन दोनों का यदि यहाँ पर लिखे हम तो क्या लिख सकते हैं, T2Z
1 Eg 0 लिख सकते हैं ना। इसके लिए स्टार्टिंग में जो था हमारे पास, फिर उसके बाद ट्रांजिशन के लिए बता रहे कि ट्रांजिशन क्या है। देखो ट्रांजिशन इन दिस कॉम्प्लेक्स कहां से कहां हो रहा है, T2G 1 Eg 0 से T2G, इस बार 0 हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस बार शिफ्ट कहां हो गया है, Eg में, Eg1। तो ट्रांजिशन का जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिट कहां से कहां हो रहा है, तो इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में हो रहा है। बस इतना ही इसमें बताना है। हम ये जान के कि कलर कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में जान के, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में जान के, फिर डी ट्रांजिशन क्या होता है ये भी जान गए। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक जो था वो पढ़ना में बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, देखो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स पढ़ लेते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ये ना, इसमें भूल गई मैं बताना। देखो ग्राउंड स्टेट इसको बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब कर रही है ना, एनर्जी लिख लो। फिर यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। अभी ये ग्राउंड स्टेट में था, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कहां से वगैरह जाएगा, एक्साइटेशन स्टेट में, एक्साइटेशन स्टेट। बस अब नेक्स्ट देखो चलते हैं हम अपने मेटल कार्बोनिल्स की तरफ। देखो 12th क्लास में जो ये चैप्टर दिया हुआ ना, इसमें मेटल कार्बोनिल्स कुछ ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं है। बस मेटल कार्बोनिल्स होता क्या, ये चीज आपको उससे अवेयर करा रहा है कि मेटल कार्बोनिल्स भी एक तरह का है कंपाउंड। देखो मेटल कार्बोनिल्स की हम बात करें, मेटल कार्बोनिल्स जनरली ना, जैसे ही आप फर्दर आगे, अब तो ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, अब पढ़ेंगे ना कि ये एक तरह से मेटल, इसका एक्चुअल नाम इसके जो चैप्टर का हो जाएगा आगे ना, मेटलो ऑर्गेनिक, मेटलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि देखो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, इस वजह से। कार्बोनिल क्या है, CO है, और मेटल कोई भी मेटल ले लेंगे हम, डी ब्लॉक का ले लेते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं मेटल की एम लिख दूं, इसी वजह से बोलते हैं इसको मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर मेटल कार्बोनिल्स आएंगे तो CO वाला लिगेंड सिर्फ यूज होता है। ठीक है, ये अभी इस पर ध्यान मत दो, इतने पर ही ध्यान दो कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड आ गया, इस वजह से उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स, और यहाँ पर कार्बोनिल लिगेंड ही यूज किया हुआ है, इसी वजह से मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, अब देखो मेटल कार्बोनिल में क्या होता है, मान लो कोई मेटल है हमारे पास, CO लिगेंड है हमारे पास, अगर CO अपना एक, देखो जो मेटल और कार्बोनिल के बीच कंपाउंड में मतलब जो बॉन्ड बने होते हैं ना, वो दो तरह के बन सकते हैं इसमें, एक तो पाई, दूसरा है सिग्मा। अगर कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देगा, लिगेंड होने का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट करना होगा। मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अगर CO अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ओके, सेम वैसे ही अब जो मेटल है, मेटल के पास भी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इसे देने लगा, ओवरलैप नहीं करेगा, ये दूर ही है। अगर देखो CO एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिख रही थी वहां पर भी बताया कि CO पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। पाई एक्सेप्टर कहने का क्या मतलब, एक तो ये देखो अपने इसके बीच जो C ट्रिपल बॉन्ड O ये बना रहेगा ना, इस जो पाई बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर सीएफटी, पता है सीएफटी में अब जब इसका नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब आप देखेंगे इसका ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो उसमें ना जैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, तो एक सिग्मा स्टार भी बनता है। सेम वैसे ही अगर पाई बॉन्ड बनेगा ना, तो उसका पाई स्टार भी बनता है। जिस पे स्टार लग जाता है ना, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और जिस पे स्टार नहीं होता उसको बोलते हैं बॉन्डिंग। तो इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन फील हो जाते हैं, पर ये जो है ना, ये वैकेंट होते हैं। जो वैकेंट रहता है ना, तो अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को देगा ना, तो कार्बोनिल उसके पास ऑर्बिटल्स तो होने चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा और किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो लेगा कहाँ से। लेकिन सीओ के पास इसका जो ये पाई स्टार है ना, वो खाली रहता है। आपको अभी ये एमओडी आई थिंक नहीं पढ़ना, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, इस वजह से इतने डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि जितना आपको चाहिए वो इतना ही पढ़ो एग्जाम के लिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास है, मान लो खुद का, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बोनिल और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब मेटल के पास जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो इसको बैक डोनेशन करने लगे ना, एक बार सीओ ने मेटल को दिया, दूसरी बार मेटल इस लिगेंड को दे रहा है, तो एक बार जब बॉन्ड बनेगा तो वो सिग्मा होगा। सेकेंड टाइम जब बनाते हैं तो वो क्या बनता है, पाई बनता है ना। एक बार बनाया तो सिग्मा, फर्स्ट बॉन्डिंग सिग्मा हो गई, सेकंड बॉन्डिंग हमारा पाई होता है। इसी वजह से इसमें पाई और सिग्मा दोनों पाए जाते हैं। और एक चीज इसमें बता दें, अगर मेटल डोनेट करने लगता है कार्बोनिल को अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक सिनर्जिक इफेक्ट जनरेट होता है, एक इफेक्ट जनरेट हो जिसका नाम दे दिया गया सिनर्जिक, ठीक है, इफेक्ट। मेटल कार्बोनिल में बस आपको इतना ही जानना है। हाँ, कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे क्या क्या हो सकता है, वो एग्जांपल लिख देती हूँ। जैसे मान लो निकेल का ही ले लो पहला एग्जांपल, तो निकेल और ये CO4, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या टेट्राहेड्रल आता है, CO CO CO, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, Fe CO 6 देख सकते हैं क्या, 6 इसका देखते हैं, नहीं ऐसे CO5 लिखेंगे, ठीक है। देखो टीवी पे ज्योमेट्री हो जाएगा CO CO CO, ठीक है। इसी तरह के और भी कॉम्प्लेक्स होंगे, मेटल कार्बोनेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो हो गया टेट्राहेड्रल, ये हो गया हमारा टीवी पे ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट देखो क्या पढ़ना है हमें, आइसोमेरिस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर में भी दिया हुआ है, एक ही बार इसका पेपर हुआ है, तो ज़्यादा आइडिया भी तो किसी को भी नहीं है इसका ज़्यादा आइडिया, लेकिन नया पेपर है तो इजी क्वेश्चंस ही देंगे, कॉन्सेप्ट आपके चेक करेंगे कि आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बस इतना है। तो देखो आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म पढ़ने हो, मेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। आइसोमेरिज्म हमें पता है कि दो तरह का होता है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, एक होता है हमारे पास कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फॉर्मूला सेम होता है, कोई कंपाउंड ये है उसका फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होगा ना वो डिफरेंट होगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के में भी ना टाइप्स दिए हुए हैं, पहला मान लो लिखते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल के साथ लिखते जाते हैं, क्योंकि बस एग्जाम्पल ही देख लो समझ जाओ कि लिंकेज कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। देखो एग्जाम्पल यदि हम लिख दें, कंपाउंड में देखते जाते हैं, NO वाला तो आएगा इतना ध्यान है मुझे, या NCl कुछ भी,
NH3O5 NCS Cl2। इस वाले कंपाउंड में NCS लिखा हुआ है, मतलब ये आइसोथायोसाइनेट है ना, आइसोथायोसाइनेट है, और N पहले इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो कोवल्ट है ना वो N से जुड़ा हुआ है। वही सेकेंड टाइम यही हम दूसरा इसी का कॉम्प्लेक्स लिखे, कंपाउंड यही होगा, बस अटैचमेंट अलग अलग है। 5 इस बार HCl लिख देते हैं। पहली बार में ये कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, दूसरा वाला यदि हम कॉम्प्लेक्स देखें तो इसमें S जुड़ा हुआ होगा। ये है हमारे पास लिगेंड जो है वो आइसोथायोसाइनेट है और ये थायोसाइनेट है। देखो लिंकेज का डिफरेंस है ना, अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है, कैसे पता चलेगा, यदि कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड है कंपाउंड में फिर तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म ही शो करेगी। लिंकेज समझ में आ गया कि उसका लिंकिंग का जो पॉइंट है वो डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पर N से जुड़ रहा है, सेकेंड टाइम में वो S से जुड़ रहा है, लिंकिंग का पॉइंट डिफरेंट हो गया, लिंकिंग एटम डिफरेंट हो गया, इसी वजह से इसका नाम दे दिया लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ आ गया। सेकेंड टाइप देखो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल, cobalt NH3O5 Br SO4 and again Cu NH3O5 SO4 Br2। ठीक है, एक ही हो चाहिए ना उसको, तो Br2 नहीं Br। अब देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब बोल रही है, इसको आयोनाइज करेंगे। जब पर स्टार्टिंग किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसी टाइम बताई थी कि जो वो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें डिफरेंस बताए थे ना कि आयोनाइज अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो अगर उसका कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट में ही तो सॉल्यूशन बनाएंगे किसी चीज का। देखो तो क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर वाला, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर वाला तो पार्ट, इसमें से ऐसा नहीं होगा कि ये ब्रोमीन अलग निकल जाए और कोबाल्ट अलग निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले ये शायद फर्स्ट वाले लेक्चर में ही है, मतलब ये स्फीयर के बाहर जो भी प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल वो आयोनाइज हो जाएगा हमारा। तो अगर इसका सॉल्यूशन बना के देखेंगे तो आयंस कौन कौन से मिलेंगे हमें, 5 Br, तो ये साथ में ये पूरा ब्रैकेट अपने साथ रहेगा, प्लस SO4 2 नेगेटिव और यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर इसे आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CO NH3O5 SO4 प्लस Br नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पर आयन देखो क्या मिल रहा है, SO4 2 नेगेटिव और यहाँ पे Br नेगेटिव। आयोनाइजेशन में डिफरेंस आ गया, इसी वजह से बोलते हैं इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयंस डिफरेंट मिल रहा है तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज सेम लिगेंड है लेकिन लिंकेज उसका अलग अलग एटम से है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट देखो तीसरे नंबर देखते हैं, तीसरा जो आएगा देखो, तीसरा आइसोमेरिज्म क्या है हमारे पास, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जांपल, क्रोमियम H2O6 Cl3 एंड सेकेंड हम ले लें Cr H2O5 Cl
Cl2.H2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें चेंज नहीं करा। देखो फर्स्ट वाले में भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, सेकंड वाले में भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, बोल रहा है ना कि सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमेर जो यहाँ पर वाटर यूज किए हैं हम, देखो इसमें 6 है, 6 वाटर या एक्वा इसके क्रोमियम के साथ अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर 5 ही है, इसी वजह से बोलते हैं इसको। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं ब्रैकेट के बाहर एक भी H2O नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक H2O आ जा रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस आ रहा है ना, इसी वजह से इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह देंगे। या फिर वाटर एक तरह से सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट की तरह उसको यूज करते हैं, इसी वजह से इसको सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म भी कह दिया जाता है। 4 नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एग्जांपल लेते हैं हम इसका, क्या COPL कॉन्ट्रास्ट, इस बार CO के साथ साइनाइड लगा देते हैं, साइनाइडो या साइनो जो भी कहना है, होल्थ्रास। देखो फर्स्ट वाले में कोबाल्ट के साथ एथिलीन डाइएमिन लिगेंड है, लेकिन सेकंड वाले में साइनाइडो है। यहाँ पर फर्स्ट वाले देखो क्रोमियम के साथ साइनाइडो है, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम के साथ इस बार EN लिगेंड को यूज कर दिया है। कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस आ गया, कोऑर्डिनेट नंबर इसी को तो काउंट करके कहते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन में इसका डिफरेंट आ गया। लिगेंड और मेटल के बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर क्रोमियम जो है वो साइनाइडो जो हमारे पास साइनो ग्रुप है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर एथिलीन डाइएमिन के साथ बना रहा है। इस वजह से डिफरेंस कहाँ आ रहा है हमें कोऑर्डिनेशन में, इसके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनाएगा उस बॉन्डिंग में हमें डिफरेंस दिख रहा है कि अलग अलग मेटल तो सेम है, लेकिन जो लिगेंड यूज हो रहा है पहले वाले कंपाउंड में जो देखोगे वो यहाँ पर मान लो कोबाल्ट के लिए तो EN के साथ है और सेकंड में साइनाइडो के साथ है। इस वजह से ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब और भी कुछ है नहीं, 4 तरह के ही है, 4 तरह के मैंने बता दिए, 2 पहले और 2 अभी, ठीक है 4 हो गया। अब देखो आते हैं हम अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 तरह के हैं और चारों बता दें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास 2 तरह का होता है। 2 तरह का कौन कौन सा, एक तो जियोमेट्रिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, सिस्ट्रॉन्स आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस्ट्रॉन्स आता है जो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल, कौन कौन से टाइप के ऑक्टाहेड्रल, पहला ऑक्टाहेड्रल, दूसरा टेट्राहेड्रल, नहीं स्क्वायर प्लैनर, इसी में शो होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या शो करता है, सिस्ट्रॉन्स, नेमिंग दे देते हैं उसका, सिस्ट्रॉन्स दिया जाता है, दे देते हैं मतलब मैं नहीं दे रही हूँ, नाम दिया गया है ऑलरेडी, सिस्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि बताऊँ मैं ऑक्टाहेड्रल का ले लें कंपाउंड, देखती हूँ NH3 4 और CO, ठीक है, CO NH3 Cl2। स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे 2 तरह से बना सकते हैं ना, एक तो ये कोबाल्ट हो गया, बीच में सेंट्रल एटम हमारे पास कोबाल्ट है, NH3 4 है, स्क्वायर प्लैनर पहले इसका बना रहे हो हम, NH3 इस पर Cl को अपोजिट यदि रखते हैं हम, अगर अपोजिट में इसको लिख रहा है ना तो उसको कहते हैं हम ट्रांस, लेकिन 180 पर
जैसे ये तो अभी 180 डिग्री पर है ना, एक दूसरे के 180 डिग्री पर है, तो कहेंगे इसको ट्रांस। लेकिन अगर 180 पे ना रख के अगर इसको 90 डिग्री पे रख दे तो 90 डिग्री का क्या मतलब, अगर ये स्क्वायर प्लैनर बन रहा होगा तो इनके बीच 90 डिग्री का ही डिफरेंस आएगा। देखो सेकेंड टाइम क्या किए हम, NH3 यहाँ लिख दिए, Cl Cl, ठीक है, ये हो गया हमारा सिस। अगर सेम साइड आ जाएंगे उसको कहते हैं सिस, अपोजिट है तो उसको बोलते हैं ट्रांस। सेम ऐसे स्क्वायर प्लैनेट के लिए भी हो जाएगा। स्क्वायर अगर PtCl4 ले लें हम इसका एग्जांपल स्क्वायर प्लैनेट के लिए, तो Pt हो गया हमारा सेंट्रल एटम, Cl2 और Cl4 ले लेंगे तो सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लो ना, NH3 होल्ड वाइज, ठीक है, इतना ले लेते हैं। देखो एक बार NH3 और NH3 एक साइड हो गया, Cl और Cl एक साइड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेम साइड है तो सिस। अगर इसको अपोजिट कर दें हम, Cl इधर हो जाए फिर Cl इधर हो जाए और NH3, ऑटोमेटिक एक को अपोजिट करेंगे तो सेकंड वाला भी अपोजिट हो ही जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांस। समझ आ गया। लिगेंड, सेम लिगेंड अगर अपोजिट है तो उसको ट्रांस कहेंगे, और सेम साइड में अगर वो अटैच्ड है उस मेटल से तो उसको सिस बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही जानना है। एक और चीज इसमें ये फैक्ट और मर आता है, मतलब फेसियल और मेरिडोनल। देखो वो क्या होता है वो बता देती हूँ, फेसियल और मेरिडोनल क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल में ये जनरली आएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, OH ना लिखो, OH लिखते हैं हम सिमेट्रिकल के लिए। देखो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर इन जनरल हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो और दो तरह के लिगेंड लेंगे हम, उसमें दो तरह के लिगेंड होने कंपल्सरी है। तो एक लिगेंड ए टाइप का मान लेते हैं, 6 लिगेंड चाहिए हमें, ए 3 ले लेते हैं, बी जो दूसरे टाइप का लिगेंड है उसे भी हम 3 ले लेते हैं। अब देखो क्या होगा, इसको अरेंज कर, इसका यदि क्या होता है आइसोमर्स इसके कितने होंगे पता करना हो तो अटैच करके देखो। एक बार तो ए को पहले इसके 6 हाथ बना लो, एक बार ए यहाँ, फिर बी 3 है हमारे पास, बी ये हो गया। दूसरी बार देखो एम हो गया, 6 हाथ बना लिए इसके। पहली बार में क्या किया हमने, एक मतलब लाइन से ए कर दिया, फिर इसके बाद बी कर दिए, है ना। अब देखो क्या करेंगे, मान लो 2 को एक साइड रखते हैं, ए सेम इधर ना आके एक अपोजिट कर दे हम, मतलब बी यहाँ कर दे, सेम वैसे ही। अब सॉरी बी नहीं, ए कर दे यहाँ पे, फिर बी और बी। ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना इसको बोलते हैं फेसियल, फेसियल इन शॉर्ट इसको बोलते हैं फैक, ठीक है। ये होता है मेरिडियोनल, मेरिडियोनल इन शॉर्ट इसको बोलते हैं मर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, फेसियल क्यों कहते हैं इसको। अगर इसको आप मैच करें तो देखना ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये तीनों लिगेंड सेम थे, एक फेस की तरह ये जनरेट हुआ इस साइड में, सेम वैसे ही बी वाले को आप एक बार अटैच करके देखो। दिख रहा है ना कि 2 फेस अलग अलग हो गए, तो इसी वजह से इसको कहते हैं फेसियल आइसोमर्स। और मेरिडियोनल में देखो क्या होगा, ये ना एक मतलब 3D में इसको बता सकते हैं, 3D तो
कोई मॉडल तो है नहीं अपने पास, क्या बताएं इसको कैसे। जब आप देखिए इसको भी मैच करेंगे ना, तो देखो एक तो ये एबव में अगर इसको आप प्लेन मानते हैं तो प्लेन में देखो ये 3 है ना, 3 ए, ये यदि हम प्लेन मान लें तो प्लेन में डिफरेंस क्या है, एक ये वाला। अब इसे मैच करोगे तो देखो नीचे के साइड में ना, एक तो ये खुद एक दूसरे से एंटी में अटैच है ही, बस इससे ही अटैच करना है ना, तो एक फेस अलग तरह से मेरिडियनल टाइप का बनता है। नाम देखो इतना ध्यान में रखो कि अगर इस तरह से रहेगा ना, इसको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी, या फिर ट्राई भी नहीं की हूँ खुद से, अगर कभी ट्राई कर लेती हूँ तो फिर बता दूंगी, अभी तो रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। ठीक, जैसे कि फेसियल को रिप्रेजेंट करना काफी इजी होता है, वो सामने से रहता है ट्रायंगल टाइप का बना दिया जाता है, लेकिन ये मेरिडियनल वाला ना गूगल कर लेना, गूगल पर ना वो 3D मॉलिक्यूल्स उस पर प्रेजेंट है, वो दिख जाएंगे आपको इजीली। देखो तो एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं मेरिडियनल। ठीक, बस इतना ही बताना कि इस तरह से अटैचमेंट होते हैं तो उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और ये फैक्ट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम अपना चलते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बताता है। डी और एल का मतलब हुआ डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, रोटेशन के बेस पे उसमें आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड का फाइंड करते हैं, तो रोटेशन केस से लेकर एक तो मान लो एक होता है डी और एक होता है एल, डी एंड एल, फुल फॉर्म होता है इसका डेक्स्ट्रो, इसका होता है लीवो। ठीक है, देख अगर कोई कंपाउंड है, मान लो हमारे पास कोई ए कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी देख चेक की जाती है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है पीपीएल, अगर इस लाइट को ये कंपाउंड हमारे पास ए है ना, इसका एक सैंपल बनाया जाता है, सैंपल मान लो इतना रहा, फिर यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ फिर इसके आगे ना एक डिटेक्टर लगाया रहता है। देखो कैसे होता है ये बता रही हूँ, यहाँ डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर मशीन है एक, चूंकि यहाँ पर नहीं, वहाँ से तो बाद में देखते हैं। देखो डिटेक्टर मशीन है, ये एक लाइट है, एक तरह से लाइट का एक सोर्स होता है। ठीक, लाइट का सोर्स तो चारों तरफ से आएगा लाइट ना, इधर से ऐसे करके, तो एक यहाँ पर एक मशीन, क्या बोलते हैं उसको, उस मशीन का नाम याद नहीं है। ठीक है, तो इससे ना जब लाइट पास होता है, ये ना ये जो लाइट पास होगा ये एकदम सीधी तरह से जाएगा, इससे जब ये लाइट पास होगा तो वो एकदम एक ही रेंज में ऐसे, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब यहाँ से ये है हमारा सैंपल, अगर ये सैंपल इसे लाइट को जो इस पे आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल बोलते हैं इसको। ओके, अगर ये सैंपल जो यूज किए हैं हम, सैंपल क्या है, कंपाउंड का सैंपल है, कंपाउंड को ही एज ए सैंपल यूज किया है। सैंपल कहा जाता है कि उसको चेक करने के लिए, जब किसी भी देखो कोई नया चीज़ बनता है ना तो उसको चेक करते हैं हम, चेक करने के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी देखो क्या है और वो किस चीज़ में काम आ सकता है, इसके लिए तो एक प्रॉपर्टीज की ना ये भी चेक की जाती है। तो अगर ये इसको राइट साइड में, अगर ये राइट डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देगा तो उसको कहते हैं हम डेक्स्ट्रो, उसको नाम दे देते हैं डी। अगर इस लाइट को इसने लेफ्ट साइड में रोटेट किया तो इसको कहते हैं लीवो। राइट में डेक्स्ट्रो है, ये याद करना मुश्किल है, बस थोड़ा याद ये ध्यान में रख लेना, लेफ्ट एल से स्टार्ट है, लीवो एल से हो जाएगा, तो लेफ्ट वाले को एल दिया हुआ है तो बस जो बच गया वो राइट के लिए हो जाएगा। तो लेफ्ट में यदि रोटेट किया उस लाइट को तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, नाम दिया गया है लीवो रोटेटरी। और राइट में अगर उसको रोटेट कर रहा मतलब मोड़ रहा है, बेंड कर रहा उस डायरेक्शन में राइट साइड में, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड लीवो रोटेटरी है और कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो सीधी सी बात है, ये हम खुद से नहीं डिफाइन ही नहीं कर सकते कि अगर कोई कंपाउंड मान लो हमारे सामने दे दिया गया है और बोला जाए कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और कौन सा लीवो रोटेटरी, इट्स नॉट पॉसिबल मैनुअली। ठीक, ये एक लैबोरेटरी प्रोसेस है, ये मशीन ही बता सकता है, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स होते हैं। हमारे माइंड में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है नहीं अभी तक कि कंपाउंड को बस देखा, नाम दिया हुआ है और उसको हम बता दें कि वो डी फॉर्म है या फिर एल फॉर्म है, ऐसा नहीं बता पाएंगे हम। देखो अब इतना तो समझ लिए, इसका कॉन्सेप्ट, इसका प्रोसेस मेथड समझ लिए। अब देखो क्वेश्चन अगर इससे देगा तो क्या देगा, ये नहीं पूछेगा कि इसमें से कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कौन सा क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछेगा। ऑप्टिकल वैसे तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे है ना, देखो जो कंपाउंड होगा वो शो करेगा। अब हटाओ इधर का हो जाएगा, अब मैं बता रही हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब ये क्या होता है, कोई कंपाउंड या तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, या तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ये एक्टिव इनएक्टिव क्या चीज है, देखो अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो वो डी एंड एल कंसिस्ट करेगा, और ये अगर इनएक्टिव होगा तो डी एंड एल फॉर्म जो है इसको कंसिस्ट नहीं करेगा। ठीक, अब कैसे पता चलेगा, अगर एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी ना, अगर कोई कंपाउंड है, मान लो एम कोई कंपाउंड है, इसका यदि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो कहेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो कहेंगे इनएक्टिव है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अब ये अलग अलग टर्म क्या है, इम्पोजिबल और नॉन इम्पोजिबल, इस टाइप का। देखो क्या कह रही हूँ, कोई कंपाउंड मान लो, कंपाउंड का नाम नहीं लिख रही हूँ, कोई मान लो एम यहाँ पे है, ठीक, ईएन ग्रुप मान लो मैंने लगाया रखा है, एक लिगेंड ईएन है इसके साथ, दूसरा लिगेंड ईएन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बता रही हूँ। देखो यहाँ पे मान लो सीएल है, अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे, अगर इसको इस मॉलिक्यूल के सामने मान लो प्लेन में ही एक मिरर रखेंगे हम, ये अलग है, मिरर रखेंगे तो कैसे बनाएंगे हम इसे, जो ये पोर्शन मिरर के साइड में यहाँ पर दिख रहा है वो जस्ट अपोजिट इधर आएगा, ये वाला पोर्शन ईएन का जो ये पोर्शन है यहाँ पे है मिरर के जस्ट पास में, तो जो इसका इमेज बनेगा मिरर के अंदर वो ये पास में ही होगा यहाँ पे। तो लिख सकते हैं इसको, ऐसे बना सकते हैं ना, ठीक है। अब सीएल ऊपर में दिख रहा है, ऊपर में जाएगा, राइट। अब एक सीएल के जस्ट बगल में सीएल है, अगेन एक सीएल लगा दो, फिर क्या है, बिलो में एक बॉन्ड बना है, एक इधर बॉन्ड बना है, और दोनों ईएन इथिलीन डाइमीन जो कि हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है इससे जुड़ा हुआ है, जैसे सेम ये है वैसे ये भी है। मिरर इमेज इसका अगर आप देखेंगे तो ये है ना। अब देखो मिरर इमेज का मीनिंग तो हम समझ गए कि मिरर इमेज क्या है। अब बात आती है, एक नॉन सुपर इम्पोसिबल दिया हुआ है, अगर इसको सेम जैसे ये इस तरह से है ना, ईएन यहाँ पे है और सीएन इस साइड है, ईएन इसके मिरर इमेज में देखो ईएन लेफ्ट साइड में है, सीएल जो है राइट साइड में है। अगर इसको सेम ऐसे यहां से उठा के
मान लो सेम ऐसे ही, जैसे मान लो EN ये है, ठीक है, ये मेरा जो छोटी उंगली है उसको मान लो EN, और ये थंब जो है मेरा उसको मान लो CL। अगर इसको सेम ऐसे पलटना वलटना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखो बोल रही ना कि CL जो है हमारा थंब है, अगर इसमें देखोगे तो CL थंब यहाँ पे है और ये इधर है, इसका मिरर इमेज इस तरह से बना है। अगर इसको सेम ऐसे ही उठा के इस पर रखोगे तो देखो EN की तरफ CL आ रहा है। इस इमेज को ऐसे उठा के अगर इस वाले ओरिजिनल इमेज इसका जो मॉलिक्यूल है उस पर रखोगे तो EN की तरफ CL आ रहा है और CL की तरफ EN आ रहा है। यहाँ से उठाया, इधर रखे, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज तो नहीं किया। सुपर इम्पोज करने का क्या सेंस होता है कि एकदम उठाए और EN इस साइड है तो यहाँ भी EN हो और एक दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप कर जाए, ठीक, ओवरलैप करेंगे तो ही बोलते हैं उसको कि ये सुपर इम्पोजिबल है। अभी ये एक दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप नहीं कर रहा तो इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसमें आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा, कोई मॉलिक्यूल देगा और बोलेगा बताओ वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर मिरर इमेज तो बनेगा, हर मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनेगा, ये तो फिक्स है, लेकिन चेक क्या कर रहा है हमें कि वो सुपर इम्पोज एक दूसरे पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहा है तब तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, अगर सुपर इम्पोज कर जाएगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, मान लो मेटल हो गया हमारा, सेम वही EN लिगेंड ले लेते हैं हम, इस पर इस साइड में EN लिगेंड, ऊपर में CL, नीचे में CL, ठीक है। मिरर इमेज बनाया इसका हम, मेटल, बाइडेंटेट लिगेंड हमारा EN, अगेन EN, क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब इसको सुपर इम्पोज करके दिखाओ, हो जाएगा ना, क्योंकि इस साइड भी EN है, इस साइड भी EN है, जस्ट अपोजिट में है। देखो अगर इसको सेम वैसे ही उठा के यहाँ पे रखोगे EN के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो इसको कहेंगे कि ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये क्या है? सुपर इम्पोजिबल, क्या लिख रही हूँ, डबल एम कैसे, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बस आपका कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब बस आपके ऊपर रह गया प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करते रहे इसका।